तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है तो ये है 10th क्वेश्चन। ये एक स्टेटमेंट रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये फजान्स रूल को टारगेट करते हुए बनाया गया है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बोलता है कि SbCl5 इज मोर कोवेलेंट देन SbCl3। अब आप बताओ ये सही है कि गलत है? फजान रूल क्या कहता है कि जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा या मेटल का चार्ज बढ़ेगा तो मेटल आयन की पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर को अगर मैं फाई से लिखूं, जो कि क्या होती है अपने पास, चार्ज डिवाइडेड बाई साइज, तो पोलराइजिंग पावर जो है वो Sb+5 और Sb+3, क्योंकि यहां पर हमको एंटीमनी मिल रहा है +5 स्टेट में और ये मिल रहा है +3 स्टेट में, तो बोल रहा है कि इसकी कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगी। तो ये सही स्टेटमेंट हुआ बच्चों, क्योंकि कोवेलेंट नेचर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से बढ़ती है। तो यहां पर एक सही स्टेटमेंट हमें दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इज मोर स्टेबल। तो बच्चों ये जो बात है एक तो गलत है, दूसरी बात इररिलेवेंट है, क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी है उससे यहां पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें बात की गई है कोवेलेंट नेचर की, जो फजान रूल से हम बता सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्लोरीन की सेम है बच्चों। क्लोरीन यहाँ पे क्या है, -1 स्टेट में, तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही सेम है और उसका कोई रिलेवेंस भी यहाँ पर नहीं बनता है। इसको हमको एक्सप्लेन करना हो तो हमें यूज करना होगा फजान रूल, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन एक्सेट्रा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा अपना 3, क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, और एक्सप्लेनेशन की तो कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इतनी कार बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है, उस पर बेस्ड है। तो जो कार बैटरी होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, हम लेड PbO2 और Pb के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, और उसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो H2SO4 यूज किया जाता है, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट कंसेंट्रेशन होती है वो 38% हुआ करती है। अब चार्जिंग, जब इसको डिस्चार्ज यूज करोगे तो क्या होगा बच्चों, सेल डिस्चार्ज होगा। तो जब सेल डिस्चार्ज होगा तो उस समय क्या हो रहा होता है, PbO2 PbSO4 में होता है रिड्यूस, और रिडक्शन कहां पे होता है बच्चों, कैथोड पे। तो Pb+4 से Pb+2 स्टेट में आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड का रोल प्ले कर रहा है, और ये Pb0 से Pb+2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये जब आप बैटरी को यूज कर रहे हैं, मतलब वो उस समय डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन बात यहाँ किसकी की जा रही है, चार्जिंग की। तो हमारा जो डायरेक्शन है बच्चों वो क्या होगा, डायरेक्शन होगा ये। तो इस डिस्चार्जिंग की जगह जब हम चार्जिंग की बात करेंगे तो PbSO4 ही कन्वर्ट होगा PbO2 में, और PbSO4 ही कन्वर्ट होगा Pb में। तो जब PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट होगा तो +2 स्टेट से आप आ जाएंगे +4 स्टेट में, और ये हो रहा है बच्चों इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिस भी इलेक्ट्रोड पर बच्चों हो ऑक्सीडेशन उसे बोला जाएगा एनोड। तो इट मींस ड्यूरिंग चार्जिंग PbSO4 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PbO2 एट एनोड इज करेक्ट स्टेटमेंट, और फिर उसी को लिखा है एट कैथोड इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है हमेशा एनोड पर। फिर इन लेड स्टोरेज बैटरी अप्रोक्सीमेटली 38% कंसेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड, इट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पर हमारा A और C करेक्ट स्टेटमेंट होने से जो आंसर बन जाएगा बच्चों हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है हमें। ये गैसियस स्टेट का जो है अपना KTG पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ बच्चों। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस B at 90 Kelvin is same as RMS speed of gas A having molar mass 40 at 600 Kelvin। मतलब हमें A और B के बारे में क्या दिया हुआ है कि B का तो हमें दिया है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सॉरी B का दिया हुआ है हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और A का कौन सा दिया हुआ है बच्चों, A का दिया हुआ है रूट मीन स्क्वायर मतलब RMS स्पीड, और बोल रहा है ये सेम है क्वेश्चन। तो इन दोनों का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, RMS स्पीड को लिखते हैं √3RT/m और इसको लिखेंगे हम √2RT/m। तो ये आपको याद आ गया होगा।
बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें हमको बी का मोलर मास फाइंड करना है, तो बी का मोलर मास हमें फाइंड करना होगा, तो हम इसको इक्वेट करेंगे, बाकी डेटा यहाँ पे फिल कर देते हैं। देखो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, आर दोनों तरफ सेम में हट जाएगा। अब जब इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे और टेम्परेचर का डेटा रख देंगे तो हमें ए का मोलर मास 40 गिवन है और बी का मोलर मास हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, 4 आ जाएगा। इट मींस जो बी गैस है वो क्या होगा बच्चों, हीलियम गैस, और इसका इंटीजर में आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4। तो ये एक केटीजी पे बेस्ड आसान क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आइडियल गैस का क्वेश्चन है, नहीं आइडियल गैस नहीं, ये देखते हैं किस तरह से है। एन आइडियल गैस इन कंटेनर विद कंडक्टिंग वॉल, तो इसका मतलब हीट का कंडक्शन हो सकता है। एक्सपांडेड आइसोथर्मली, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया बच्चों। कहां से कहां तक एक्सपांशन हुआ, 2 से 3 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। तो बच्चों याद कीजिए, जब भी एक्सटर्नल प्रेशर होता है कांस्टेंट, तो इसका मतलब पिस्टन जो है वो तेजी से मूव कर रहा होता है और प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। तो अब मैं ये कह सकता हूं इसको पढ़ के कि यहां तक मुझे समझ में आ गया है कि इट इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो क्या है बच्चों, ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, जिसमें पी एक्सटर्नल दिया हुआ है हमें कांस्टेंट, और पूछा है डिटरमाइंड वर्क डन बाय द गैस। तो गैस का वर्क हमें निकालना है, तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्क का जो फॉर्मूला होता है जो हम केमिस्ट्री में यूज कर रहे होते हैं, वो बताता है हमें सराउंडिंग का वर्क। हम लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन। जब पी एक्सटर्नल हो जाता है कांस्टेंट तो ये बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, माइनस पी एक्सटर्नल, और डीवी का इंटीग्रेशन पे लिमिट लगाएंगे, ये हो जाएगा V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल दिया हुआ है ट्वाइस ATM, और V2 फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों 3 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर, तो ये हो जाएगा -2 लीटर ATM। दैट इज, अब आपको पता होगा कि लीटर ATM भी एनर्जी का ही यूनिट होता है, और 1 लीटर ATM होता है बच्चों 101.325 जूल्स के इक्विवेलेंट। तो इसको जब आप जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया -20 अप्रॉक्स के लिखें 202.6 जूल। ठीक है, तो बच्चों 65 हो जाएगा, 202.65 जूल। अब बच्चों ये है सराउंडिंग का वर्क। केमिस्ट्री में जब आप थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज कर रहे होते हो, कैसे लिखते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। याद रखें बच्चों, ये हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वर्क लिखा करते हैं। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बाय द गैस, इट मीन साइन चेंज होगा और हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, और इंटीजर करेंगे तो हमारा जो रेंज आ जाएगा यहाँ पे वो क्या दिया जाएगा, 200 से 300। एक्चुअल हमारा जो आंसर आ रहा है ना, वर्क डन बाय गैस, वो निकल के आ रहा है प्लस 202.65 जूल्स। तो इसको जो भी ये रेंज देगा एनटीए वो देखेंगे एक्चुअल पेपर आने के बाद, बट फिलहाल एक बहुत अच्छा सिंपल थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ।